नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के व्याकरण के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य की, जो कि कक्षा 10वीं का एक शीर्षक है, रचना के आधार पर वाक्य। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्यों का अध्ययन किया। कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। आज इसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य हम समझे, उसके पहले हमें समझना होगा आखिरकार वाक्य है क्या, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब निश्चित अर्थ से तात्पर्य यह है और शब्दों के समूह से क्या तात्पर्य है, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। देखिए, यदि मैं बोलता हूँ मोहन तो प्राय ये एक शब्द होगा। यदि मैं बोलता हूँ बाजार तो ये इसका एक दूसरा स्वतंत्र शब्द है। जाता एक स्वतंत्र शब्द है एक स्वतंत्र शब्द है। इस प्रकार मोहन, बाजार, जाता, है, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। लेकिन यदि इन्हीं चारों शब्दों को व्याकरण के अनुसार पदक्रम में लगाया जाएगा तो वाक्य बनेगा मोहन बाजार जाता है। तो ये चारों शब्द मिलकर के जब एक अर्थ को प्रतिपादित कर रहे हैं, इसका एक निश्चित अर्थ ये निकल रहा है कि मोहन बाजार जाता है, तो इसे हम कहेंगे वाक्य। सीता खाना पकाती है, ये 4 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब इन चारों शब्दों को एक व्याकरण के पदक्रम में लगाया जाएगा तो एक ये निश्चित अर्थ देना आरंभ करेगा, तो इसे हम कहेंगे वाक्य। तो अब आपको समझ में आया कि वाक्य के लिए शब्दों का समूह होना आवश्यक है। अब सार्थक अर्थ से क्या तात्पर्य? मैं कहता हूं सीता, मोहन, बाजार, है, ये 4 अलग अलग तरह के शब्द हैं। यदि इन्हें एक पदक्रम में लगाया जाए तो बनेगा मोहन, सीता, बाजार, है। इसका कोई निश्चित अर्थ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। शब्दों का समूह जरूर है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं: शब्दों का समूह होना, उनका व्याकरण के अनुसार पदक्रम में व्यवस्थित होना, और उनका सार्थक रूप में प्रस्तुत होना, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहला वाक्य देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है साधारण या सरल वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? वे वाक्य जिनमें एक ही मुख्य क्रिया हो, उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य की एक ही मुख्य क्रिया है पढ़ता है। मैं कविता लिखता हूँ, इस वाक्य की एक ही मुख्य क्रिया है लिखता हूँ। बच्चे विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य की एक ही मुख्य क्रिया है जाते हैं। अतः जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, वे वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म में ये निश्चितता नहीं है कि एक ही कर्ता होगा या एक ही कर्म होगा। कर्ता और कर्म की संख्या 1, 2 या उससे कई अधिक हो सकती है। कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन व सोहन पुस्तक पढ़ते हैं, इस वाक्य में 2 कर्ता है, मोहन व सोहन, जबकि एक कर्म है पुस्तक और मुख्य क्रिया है एक ही, पढ़ते हैं। हमीदा व सोनम बाजार चली गई, इस वाक्य में 2 कर्ता है, हमीदा और सोनम, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही है। इसी प्रकार से 2 से अधिक कर्ता भी इस वाक्य में हो सकते हैं। मोहन, सोहन, रोहन, रोहित और मुकेश बाजार चले गए, इस प्रकार इसमें 3 या 4 कर्ता का प्रयोग किया गया है, तो ये भी साधारण वाक्य है। कर्म भी 1 या 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं पुस्तक और अखबार पढ़ता हूँ, कर्ता 1 है लेकिन कर्म 2 हो गए, पुस्तक और अखबार। इस प्रकार हमने देखा कि साधारण वाक्यों में कर्ता 1, 2 या उससे कई अधिक हो सकते हैं, कर्म 1, 2 या उससे कहीं अधिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। इस प्रकार के वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहते हैं। आप भी कुछ वाक्यों का और अभ्यास करें, उन्हें लिखें। दूसरे प्रकार का वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्यों या 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है।
अब कैसे जोड़ा जाता है देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य है, और दूसरा सरल वाक्य मोहन कविता लिखता है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, राम किताब पढ़ता है और मोहन कविता लिखता है। तो ये पूरा वाक्य, दोनों वाक्यों को मिलाने पर जो वाक्य बनेगा इसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को जोड़ा कैसे जाता है? संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये अव्यय क्या है? अव्यय देखिए, और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, तथा, एवं, ये सारे अव्यय की श्रेणी में आते हैं। संयुक्त वाक्य बनाते समय हमने आपको बताया कि दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो ये जो अव्यय होगा ये पहले सरल वाक्य की मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आना चाहिए। जैसे मैं आ रहा था लेकिन बारिश आ गई, पहले वाक्य की मुख्य क्रिया थी था, और उसके बाद में अव्यय का प्रयोग हुआ लेकिन, फिर दूसरे सरल वाक्य को जोड़ा गया। हम बाजार जाते हैं और सामान लेकर आते हैं, यहाँ पर और अव्यय ने दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और अव्यय का प्रयोग पहले वाक्य की मुख्य क्रिया के तुरंत बाद किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक वाक्य बताता हूं, राम और मोहन विद्यालय गए। यहां पर भी और अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या यह संयुक्त वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य की मुख्य क्रिया के बाद आना चाहिए, न कि दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में। दोनों का अर्थ देखिए, दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बाजार गया और सामान लाया, राम और मोहन विद्यालय गए। पहले वाक्य में अव्यय ने दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया, जबकि दूसरे वाक्य में अव्यय ने दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने का काम किया। तो दूसरा वाक्य सरल वाक्य हो सकता है, लेकिन वह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। आप भी कुछ सरल वाक्य ले, दो या दो से अधिक, और उनको अव्यय के माध्यम से जोड़ने का अभ्यास कार्य करें। तीसरे प्रकार का और अंतिम प्रकार का रचना के आधार पर वाक्य मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। अब मिला जुला कैसे होगा? इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य के भी तीन प्रकार के भेद बताए गए हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें की शब्द का प्रयोग किया जाता है। की बड़े वाली मात्रा नहीं, छोटी मात्रा वाला की, जिसके आगे अल्प विराम लगा हो। जैसे गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य। मैंने कहा था कि तुम चले जाओ, ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। दूसरे प्रकार का है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में जो, वो, जिसने, उसने, जिसका, उसका, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण, जो काम करता है वह फल पाता है, जिसके पिता डॉक्टर हैं वो लड़का आया था, जिसके पिता बीमार हैं वो लड़का नहीं आया, जिसका भाई आया था उसका भाई आज नहीं आया, जो पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा। ये सारे वाक्य मिश्र वाक्य के विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत इस श्रेणी में माने जाते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, तब, जैसे, वैसे, ज्यों, त्यों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही बारिश आई वैसे ही वह आ गया, जब स्कूल खुलेगा तब हम विद्यालय जाएंगे। तो इस तरह के वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य की श्रेणी में माना जाता है। तो आज के पाठ में हमने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है, उसको एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण या संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, चाहे कर्ता 1, 2 या उससे अधिक हो, कर्म भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, किंतु मुख्य क्रिया एक ही हो, उसे हम साधारण या
सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अव्यय के माध्यम से जोड़ दिया जाता है उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये अव्यय पहले वाक्य की मुख्य क्रिया के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार का वाक्य मिश्र वाक्य, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, जिसमें की का प्रयोग किया जाता है। विशेषण उपवाक्य, जिसमें जो, वो, जिसने, उसने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसमें जैसे, वैसे, जब, तब, ज्यों, त्यों आदि